V-Guard presents कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। क्या ज़्यादा टफ मानते हैं, 2019 का चुनाव जहां आप अखिलेश यादव के सामने लड़े, 2022 का उपचुनाव जहां धर्मेंद्र यादव के सामने लड़े, या आप 2024 का लोकसभा चुनाव? अगर बसपा का गठबंधन 19 में नहीं होता तो बल्कि ये होता कि अखिलेश यादव ही हार जाते चुनाव आजमगढ़ में, धर्मेंद्र यादव क्या जीतेंगे। और अब गुड्डू जमाली जब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं तो इसको आप चुनौती मान रहे हैं? बसपा से लड़े थे ना गुड्डू जमाली, इतना काम कर दिया है कि 24 तो जनता चिल्ला रही है कि केहू जवन ना करे पवलस के निरहुआ देखवले बा। आप धर्मेंद्र यादव को बाहरी कहते हैं? नहीं, बाहरी नहीं कहते, भगोड़ा कहते हैं। समाजवादी परिवार पूरा यहाँ लगभग कैंप कर रहा है, डिम्पल यादव आने वाली है। पर कितना दिन? बस चुनाव तक, चुनाव खत्म, घर खत्म, ताला लटका, गायब। आजमगढ़ और पूर्वांचल जब तक इनको यहाँ हराएगा नहीं, इनको यहाँ का यादव कोई दिखेगा नहीं। निरहुआ पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करने जाएंगे क्या? नहीं, जरूरत नहीं है मुझे। अगर पार्टी बोलती है तो? हम उत्तर प्रदेश की एक और चर्चित लोकसभा सीट पर हैं, नाम है आजमगढ़ लोकसभा। और स्क्रीन पर देखकर आप पहचान गए होंगे, हमारे साथ दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं, क्योंकि फिलहाल आजमगढ़ से सांसद हैं और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं। बहुत स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका, आप यहाँ तक आए हैं आजमगढ़ में, आपका स्वागत है जी। कैसा चल रहा है चुनाव? आप घूम रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। बहुत अच्छा चल रहा है और अब तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया है, क्योंकि हम लोगों को एक बार यहाँ मौका मिल गया 1.5 साल का, तो हमने बहुत काम कर दिया यहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने यही कह के मौका मांगा भी था। हमने जनता से ये कहा था कि 1.5 साल का ही है समय और हमको 1.5 साल दीजिए आप लोग, और आप फिर तुलना कीजिएगा कि जिसको आपने चुना था उन्होंने 3.5 साल में क्या किया है और मैं 1.5 साल में क्या करके दिखाता हूँ। और जनता ने उस बात को माना भी और मुझे अवसर दिया 1.5 साल का। पर 1.5 साल में खाली 3.5 साल नहीं, मैंने 50 साल में जो नहीं हुआ था वो आजमगढ़ में करके दिखा दिया। और इस बात से जनता इतनी प्रसन्न हुई, इतनी खुश हुई कि वो समझ गए कि हम जहाँ फंसे हुए थे वो लोग हमारे यहाँ कभी आते नहीं, काम करते नहीं, क्योंकि उनको ये मन में था कि ये हमारा वोट बैंक है आजमगढ़। यहाँ हम कुछ न करें, कभी न जाएं, तो भी हम वोट हम ही को देंगे, ये लोग किसको देंगे। और इस चीज़ को जब आजमगढ़ ने बदला, चेंज किया, तब आजमगढ़ को पता चला कि नहीं, हम लोग बहुत गलत कर रहे थे। ऐसे लोगों का साथ दे रहे थे जो जीते तो भी भाग जाते थे, हारे तो भी भाग जाते थे। वो कभी आजमगढ़ में मुंह नहीं दिखाते थे, सिर्फ चुनाव में आते थे। और इन्हीं लोगों के लिए मैंने वो गाना बनाया था कि अवते चुनाव फिराए गिला नेताजी, अब बन के बहुरूपिया दिखाए गिला नेताजी। जब चुनाव आता है ये आते हैं, चाहे जीते चाहे हारे, उसके बाद इनके कार्यालय पे ताला लटक जाता, फिर ये 5 साल बाद नजर आते हैं। आपने 1.5 साल का जिक्र किया कि आपने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में जो किया वो 50 सालों में नहीं हुआ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप जनता को बताएं कि क्या किया आपने। हम लोग सबसे पहले आजमगढ़ में पता किए कि कौन सा ऐसा काम है जो कोई कर ही नहीं पाता है, क्योंकि बहुत पहले ये भी था कि श्रीमान आप लोग का वोट यदि पाएंगे, केहू जो किया नहीं करके दिखाएंगे। तो ये 1.5 साल मिला तो हमारा यही ध्यान था कि हम ऐसा कुछ करें कि आजमगढ़ की जनता भी ये समझ जाए कि नहीं, ये सही प्रत्याशी हम लोगों के लिए है और जो कोई नहीं कर सकता वो ये कर सकता है। तो मैंने पता किया कौन सा ऐसा काम है जो कभी हुआ ही नहीं यहाँ। तो लोगों ने बताया कि आज़ादी के बाद से ही मांग थी कि गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़ को सीधे रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, पर नहीं हुआ, मांग चलती रही। तो हम बोले ठीक है, इसको हम तुरंत कराएंगे। हम सीधा गए प्रधानमंत्री जी से पत्र लेके और उनसे निवेदन किया कि आजमगढ़ की ये 70 साल से मांग चल रही है और ये कभी पूरा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, ये 70 साल वाली सरकार नहीं है, ये मोदी की गारंटी वाली सरकार है, 3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। और सर्वे हो गया, पैसा आ गया और वो रेल लाइन बिछनी शुरू हो गई। तो आजमगढ़ ने कहा कि इसने कहा था कि जो कोई नहीं किया करके दिखाएगा, ये दिखा दिया। उसके बाद हमने और भी जानने की कोशिश की आजमगढ़ में कि और बड़ा काम बताइए।
छोटा छोटा काम तो कोई कर देगा, बड़ा काम बताइए क्या ऐसा है जो कोई नहीं किया है। तो बोले लंबे समय से यहाँ मांग चल रही थी कि यहाँ विश्वविद्यालय बन जाए आजमगढ़ में, पर सपा को जब मौका मिला था तो उसने यहाँ जेल बनाया, उसने विश्वविद्यालय नहीं बनाया। तो मैंने कहा कि हाँ, तो जेल तो अपने लिए बनाया है, उनको मालूम है वो बूथ कैप्चरिंग करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बोगस वोटिंग करते हैं, और इन सब का नतीजा यही होगा कि एक दिन इनको जेल में ही जाना है, तो यहीं जेल बनवा दिया कि गुंडई कर लो और फिर इधर ही जेल में रहना, बाल बच्चे पहुंचाएंगे खाना, नज़दीक में जेल रहेगा। तो भैया ये तो तुम अपने लिए बनाए, जनता के लिए क्या बनाए वो बताओ, हम बनाते हैं। फिर हम लोगों ने निवेदन किया प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से, और यहाँ विश्वविद्यालय बन के तैयार हो गया 1.5 सालों में, और यहाँ पढ़ाई भी शुरू हो गई। उसके बाद आजमगढ़ की पहचान इन लोगों ने इतनी खराब कर दी थी, गुंडों को सह देते थे, और उनका मन इतना बढ़ा दिया था इन लोगों ने कि देश में कहीं कोई घटना हो, हथियार जो मिलता था उस पर लिखा मिलता था मेड इन बमौर आजमगढ़। तो इतना आतंक का गढ़ हो गया था ये आजमगढ़। पर 1.5 साल जब हम लोगों को मिला तो हमने यहाँ संगीत विद्यालय बनवा दिया। अब दुनिया से संगीत की शिक्षा लेने के लिए बच्चे आजमगढ़ आ रहे हैं। ये बदलाव किया है हमने आजमगढ़ में। तो कम समय था, फिर भी हमने कहा और कुछ बड़ा काम कर देते हैं यहाँ। हमने यहाँ रिंग रोड पास करवा दिया, 1386 करोड़ रुपए आ गए, यहाँ रिंग रोड बन रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा काम जो हुआ वो मैं बताता हूँ आपको। आजमगढ़ में महायोजना लागू नहीं थी, अब ये कैसे बड़े शहरों की तरफ विकास करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। तो हमने भाग दौड़ करके और आजमगढ़ में महायोजना लागू करवा दिया, और अब हवाई अड्डा से लेकर के और पीजीआई तक ये पूरा महायोजना के हिस्सा में आ गया। और अब देखिए कितना तेज़ी से ये बनारस और गोरखपुर की तरह इसको मैं चमका पाऊँगा, क्योंकि महायोजना लागू होगी। उससे भी बड़ी बात, आजमगढ़ को इन लोगों ने कहा कि मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ है, और आजमगढ़ इनको जिताता रहा, और ये जीत के और वो उसको आजमगढ़ को राम भरोसे छोड़ के चले जाते थे। एक विकास कार्यों की बैठक यहाँ नहीं हुई। जितनी बार इन लोगों को मौका मिला, हमको 1.5 साल मिला, 1.5 साल में हमने 6 बैठक किया इस आजमगढ़ में, और अधिकारियों से पूछा सवाल कि ये जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, ये प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, ये पूरा हो जाना चाहिए, तुम अभी एक पहले फेज़ में चल रहे हो, कहीं दूसरे फेज़ में, ये क्या चल रहा है यहाँ। बोले अब कोई आता ही नहीं था सर, कोई इसको कराने वाला नहीं। तो हमने फिर वहाँ शुरू किया कि ये काम करा लो, फिर अगली बैठक हम करेंगे 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। और 6 बैठक करके हमने आजमगढ़ की सारी योजनाओं को कंप्लीट करवा दिया, और आजमगढ़ की सारी सड़कें आपको दिखेंगी कि चमक रही हैं। जहाँ लोग जाते थे सड़कों पे तो उनका दूध का बल्टा गिर जाता था, आधा दूध वहीं सड़क पे ही। अब सभी लोग जो है ये देख पा रहे हैं कि आजमगढ़ की सारी सड़कें चमक गई। यहाँ तक कि कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 40-45 साल से यहाँ विधायक है, पर उसके गांव की भी सड़क वो नहीं बना पा रहा था, उसको भी हम बनवा दिए 1.5 साल में। अब बताइए इससे बड़ा और काम क्या हो सकता है। 1.5 साल पहले की बात आप कर रहे हैं लगातार कि 1.5 साल का मौका आपको जनता ने दिया। 1.5 साल पहले जो चुनाव हुआ था उसको लेकर धर्मेंद्र यादव से हमने पूछा तो वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल जीत है उनकी, और तमाम जानकार उस जीत के पीछे गुड्डू जमाली का एंगल बताते हैं कि गुड्डू जमाली ने जो वोट काटे उससे निरहुआ को फ़ायदा हुआ। और अब गुड्डू जमाली जब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं तो इसको आप चुनौती मान रहे हैं। ये कौन से ज्ञानी लोग हैं जो ये सोचते कि किसी एक आदमी के कहीं जाने से वो पूरी पार्टी चली गई क्या। वहाँ बसपा से लड़े थे ना गुड्डू जमाली, तो बसपा तो नहीं गई है। हाँ, अगर बसपा का गठबंधन 19 में नहीं होता तो बल्कि ये होता कि अखिलेश यादव ही हार जाते चुनाव आजमगढ़ में, धर्मेंद्र यादव क्या जीतेंगे। 19 में बच गए इसलिए कि बसपा से गठबंधन था। इस बार गठबंधन नहीं है, इस बार इनको 80,000 वोटों से यहीं से हरा के भेजेंगे। आप देखिए, पिछली बार हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी नहीं थे, इस बार तो लाखों वोटों के साथ वो आ गए हैं। वो तो उनकी पूरी पार्टी हमारे साथ आ गई। इनके साथ तो गुड्डू जमाली अकेले गए हैं ना, हमारे साथ तो पूरा राजभर समाज लेके आ गए। हमारे जो
ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनकी पार्टी हमारे साथ आ गई। तो पिछली बार जो अंतर 8,000 का था, इस बार आप देखेंगे वो 80,000 का होगा। अच्छा, क्या ज़्यादा टफ मानते हैं, 2019 का चुनाव जहां आप अखिलेश यादव के सामने लड़े, 2022 का उपचुनाव जहां धर्मेंद्र यादव के सामने लड़े, या आप 2024 का लोकसभा चुनाव जहां फिर धर्मेंद्र यादव आपके सामने हैं? देखिए, टफ तो था तो सिर्फ 19 में था। अच्छा, क्योंकि सपा बसपा का गठबंधन था। उसके बाद तो कोई न टफ था न है, टफ नहीं था तो ही हम लोग 22 भी जीत गए। और अब तो इतना काम कर दिया है कि 24 तो जनता चिल्ला रही है कि केहू जवन ना करे पवलस के निरहुआ देखवले बा, 15 महीना में 15 साल से ज़्यादा काम करवले बा, पूरा आजमगढ़ चमके लागल सबके साफ दिखाते बा, आजमगढ़ के बच्चा बच्चा दिनेश लाल यादव के साथे बा। आजमगढ़ में काम के दम पे हम लोग आए हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही रीति है, यही नीति है कि हम वोट बैंक पे काम नहीं करते हैं कि यहाँ हमारा इतना वोट है, यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है तो ऐसे ही जीत जाएंगे। नहीं। आप समाजवादी पार्टी के मुस्लिम यादव समीकरण की बात कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, वो तो इसी दम पे यहाँ से जीतते रहे ना कि अरे वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ तो हम जीत ही रहे। पर उनका ये भ्रम 22 में तब टूटा जब उनको पता चला कि जनता काम खोज रही है, जनता विकास खोज रही है, जनता के लिए आपने किया क्या है। अब आप कब खाली इसी रोड को दिखा दीजिए, आप इस तरह की रोड सारे आजमगढ़ की सड़कें ऐसा बना दिया हूँ मैं 1.5 साल में। पहले कभी आते तो आप यहाँ मतलब गाड़ी चलाना मुश्किल था। तो हम लोग काम के दम पे जनता के बीच में आए हैं और जनता भी चिल्ला रही है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएंगे। उसका एक और बड़ा कारण ये है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो आजमगढ़ नरेंद्र मोदी से दूर रह के भी देखा है और नरेंद्र मोदी जी के साथ भी रह के देखा है। जब दूर रहा 14 से लेके 22 तक तो क्या दशा थी, और 22 से लेके ये 24, इतने ही दिनों में आजमगढ़ कैसे कायाकल्प हुआ ये भी आजमगढ़ ने देखा है। आप धर्मेंद्र यादव को बाहरी कहते हैं, हमने नहीं सुना। बाहरी नहीं कहते, भगोड़ा कहते हैं। और वो खुद से ये बात नई लाइन बना के धर्मेंद्र जी चला रहे हैं, पर धर्मेंद्र यादव को मैं बाहरी नहीं कहता हूँ, भगोड़ा कहता हूँ। वो कह रहे हैं कि मैंने घर भी बनवा लिया है, आपका घर पूछ रहे हैं कहाँ पर है। मैं ये कहता हूँ कि उनका घर होने के बाद भी आते क्यों नहीं है। मेरा तो घर यहीं गाजीपुर है, मेरा ननिहाल आजमगढ़ में है, मेरे बहन का घर आजमगढ़ में है, मेरे मौसी का घर आजमगढ़ में। तो मैं तो बचपन से आजमगढ़ रहा हूँ, आजमगढ़ को बहुत करीब से देखा हूँ, जानता हूँ, तब तो आजमगढ़ को सजा पा रहा हूँ। बात बाहरी भीतरी की नहीं है, बात है कि आप यहाँ रह के काम करते हो कि भाग जाते हो। तो आप भगोड़े हो, आप जीतते हो तो भी भाग जाते हो, हारते हो तो भी भाग जाते हो। 19 में भी तो आजमगढ़ ने मौका दिया था, जिताया था, क्यों भाग गए, क्यों नहीं आजमगढ़ के लिए काम किया। 22 में जब हारे तो भी भाग गए, एक दिन आजमगढ़ में मुंह नहीं दिखाए। तो हम आपको बाहरी नहीं कहते हैं, हम आपको भगोड़ा कहते हैं, क्योंकि मैं भी मुंबई में रहता था, ठीक है, और ये लोग कहते थे कि हीरो है, जीतेगा भाग जाएगा मुंबई। थोड़े मैंने कहा सुनो, जीतूंगा, जनता मौका देगी, पूरे मुंबई को उतार दूंगा आजमगढ़ में, आजमगढ़ छोड़ के नहीं जाऊंगा। और मैंने वही किया। धर्मेंद्र यादव को कहिए, पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड है, पता करें, 1.5 साल में 22 फिल्में आजमगढ़ में बनी है, किसी फिल्म सिटी में नहीं बनती होगी। तो हमने उतार दिया आजमगढ़ में ही, और मैं आजमगढ़ में रह के काम किया, तब जाके जनता का काम कर पाया। मेरी शूटिंग भी यहीं होती है, लोग आते हैं, शूटिंग भी देखते हैं, सेल्फी भी लेते हैं, अपना पत्र भी पकड़ा देते हैं कि मेरे गांव की सड़क बना दीजिए। ये जब मैं यहाँ रहता हूँ तब कर पाता हूँ ना। 19 में आ रहा था तो भी यहीं था, शूटिंग भी कर रहा था, जनता का काम कर रहा था। पर आप बताओ ना कि आप यहाँ रहते क्यों नहीं हो, आप चुनाव में क्यों आते हो। सिर्फ यहाँ चुनाव में आते हो, जीतते हो, हारते हो, भाग जाते हो, जनता को राम भरोसे छोड़ देते हो। तो राम ने कहा कि जब मेरे ही भरोसे छोड़ दिया तुम लोग आजमगढ़, तो एक राम भक्त को भेजते हैं, चमका देगा आजमगढ़ को, और चमका दिया। आपके लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करके गए, उसके बाद अब देख रहे हैं कि अखिलेश यादव आने वाले हैं, शिवपाल यादव आ गए हैं, समाजवादी परिवार पूरा यहाँ लगभग कैंप कर रहा है, डिम्पल यादव आने वाली हैं। इसको किस तरीके से देख रहे हैं, चुनौती मान रहे हैं? आए भाई, सब लोग आए, कोई चुनौती नहीं है।
क्योंकि ये तो पहले से भी आते रहे, पर आके बताएंगे क्या बताएंगे? फिर वही झूठ बोलेंगे जो लगातार बरसों से झूठ बोलते आए कि आजमगढ़ हमारा घर है, आजमगढ़ हमारा घर है। पर कितना दिन? बस चुनाव तक, चुनाव खत्म, घर खत्म, ताला लटका, गायब। ये इनका इतिहास रहा है। ये लोग आजमगढ़ जीतने के बाद कभी अपना प्रमाण पत्र लेने नहीं आते हैं। आपको ये जानकर कितना आश्चर्य होगा कि भाई तुम कैसे सांसद हो कि जीतने के बाद तुम अपना प्रमाण पत्र लेने नहीं आए क्षेत्र में? तुम क्या क्षेत्र के लिए काम करोगे भाई? तो ये उनका कॉन्फिडेंस क्यों था? इसीलिए था कि हम काम नहीं भी करते हैं तो भी जिता ही देता है लोग, हम जाए नहीं जाए तो भी जिता ही देता है लोग। इसी कॉन्फिडेंस में वो यहाँ ऐसा करते रहे। लेकिन अब आजमगढ़ की जनता ने उनको बता दिया है और समझा दिया है कि भाई तुम नाम रख लेने से समाजवादी नहीं हो जाओगे, तुम पक्का परिवारवादी हो, परिवारवादी ही रहोगे। और अगर आज दिनेश लाल यादव यहाँ चुनाव लड़ रहा है तो उसके पीछे यही कारण है कि ये लोग कहे कि हम समाजवादी हैं, पर हमने देखा कि ये परिवारवादी हैं। अब अखिलेश यादव और उनके परिवार को परिवारवादी कह रहे हैं, वो फिर सामने से काउंटर आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद तो बीजेपी में भी है। 5 यादव लड़ रहे हैं और 5 उनके घर से ही लड़ रहे हैं। बीजेपी ने तो ऐसा नहीं किया है। बीजेपी ने तो अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए हैं तो एमपी में मोहन यादव जी को बना दिया है। मोहन यादव आएंगे प्रचार करने आपके लिए? जरूर आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूं मैं कि आजमगढ़ और पूर्वांचल जब तक इनको यहाँ हराएगा नहीं, इनको यहाँ का यादव कोई दिखेगा नहीं। इनको देश में कोई यादव तब तक नहीं दिखेगा जब तक ये हारेंगे नहीं। ये यहाँ के यादव भी कहने लगे हैं कि भैया जब तुमको तुम्हारे घर के बाहर यादव दिखता ही नहीं है तो अब तुमको हराएंगे और दिखाएंगे कि देखो देश में और भी यादव हैं और वो जीत के जा सकते हैं। तो अब की आ रहे हैं तो जितना दम लगाना है लगा लें। यहाँ का EMY फैक्टर उनका बुरी तरह फेल हो चुका है। यहाँ मुसलमान भी हमारे साथ आ गए हैं, यादव भी हमारे साथ आ गए हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो तो हमारे साथ हैं। अखिलेश यादव को कैसा नेता मानते हैं आप? क्योंकि कभी एक समय आप उनके साथ रहे, आपको अवार्ड वगैरह मिला। लास्ट आपकी बात उनसे कब हुई थी? मेरी बात तो तभी हुई थी जब मैं उनसे मिला था। और अखिलेश यादव जी को मैं ऐसा नेता मानता हूं कि वो समय के साथ बदलते नहीं। उनका दिक्कत यही है कि वो उनको लगता है कि जो पहले राजनीति चलती थी आज भी वो चलेगी, पर उनको पता ही नहीं कि नहीं चलेगी। पहले वो अलग समय था कि लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला आदमी कौन है फर्क नहीं पड़ता, पार्टी कौन सी है बस वो देखो और बटन दबा दो, मुहर लगा दो। वो ज़माना गया भैया। अब ज़माना ये आ गया है कि आपका जो प्रतिनिधि है वो क्षेत्र में रहता कितना है, काम कितना करता है, आपके लिए किया क्या है, कर क्या रहा है। और भारतीय जनता पार्टी समय के साथ पूरी तरह से बदलते हुए परिवेश में काम कर रही है। हमारा एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो या हमारे प्रधानमंत्री हो, उनको अपने क्षेत्र में जाना ही पड़ता है। वो अपने क्षेत्र में लगातार जाते हैं, दौरा करते हैं, काम करते हैं, मीटिंग करते हैं। ये लोग अभी भी सिर्फ चुनाव में आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि अखिलेश यादव जी कैसे नेता हैं। आज भी उसी ढर्रे पे जी रहे हैं और इसलिए इनकी पार्टी ख़त्म होते जा रही है। आने वाले दिनों में इनका नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि ये बदलने को तैयार नहीं है। अगर इनके अंदर बदलाव होता, यहीं आजमगढ़ के किसी यादव को लड़ा दिए होते, वो हारता या जीतता, वो घर छोड़ के थोड़े भागता, यहीं रहता ना। जनता को कोई काम होता तो जाके मिल लेते, जैसे हमसे मिल लेते हैं। तो इस तरह के बदलाव के लिए वो तैयार नहीं है। प्रॉब्लम उनका ये है। आप जब भोजपुरी एक्टर्स की बात होती है राजनीति में आने की तो आपका जिक्र आता है, रवि किशन का जिक्र आता है। एक और स्टार है पवन सिंह। उनको पहले बीजेपी की तरफ से टिकट मिला, फिर टिकट कट गया और उन्होंने विद्रोह कर दिया और वो काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि पार्टी ने जहाँ से उनको टिकट दिया था वहाँ से उनकी इच्छा नहीं थी लड़ने की, और जहाँ से वो चाहते थे वहाँ पहले से ही हमारा बड़ा प्रत्याशी और मतलब केंद्रीय मंत्री हमारे प्रत्याशी वहाँ पे हैं।
तो वहाँ से टिकट पार्टी नहीं उनको दे पाई, जहाँ से दिया वहाँ से वो भी नहीं लड़ना चाहते थे। तो अब वो स्वतंत्र हैं, ये इसलिए कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति की अपनी इच्छा है, वो जहाँ से चाहे वहाँ से लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निरहुआ पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करने जाएंगे क्या? नहीं, ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर पार्टी बोलती है तो? पार्टी का आदेश हो जाएगा तब तो कहीं भी जाना पड़ेगा, लेकिन अभी जिस तरह से पार्टी ने आप देखेंगे कि हम लोगों को स्टार प्रचारक इस बार नहीं बनाया है। उसका कारण यही है कि जो प्रत्याशी है उसको अपने क्षेत्र से ही फुर्सत नहीं है। अब 3-4 दिन बचा है और अभी हमको खुद ही अपना पूरा लोकसभा क्षेत्र कवर करना, बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र होता है। तो पार्टी तो जानती है कि जो प्रत्याशी खुद ही लड़ रहा है वो अपना क्षेत्र देख ले, सबसे मिल ले, सबको संभाल के और चल ले, वही बहुत है। वो बाहर कहाँ जाएगा? तो हम लोग चुनाव वहाँ पे आखिरी चरण में आपको 25 को निपट जाएगा, इसलिए मैंने पूछा। तो पार्टी का अगर आदेश होगा तो उसमें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए ये धर्म का युद्ध है और धर्म युद्ध में सामने हमारा बाप है कि सामने हमारा गुरु है कि सामने हमारे भीष्म पितामह हैं कि द्रोणाचार्य हैं, फर्क नहीं पड़ता है। जब धर्म युद्ध में उतर गए तो लड़ना पड़ेगा। अगर आप हमारे सामने लड़ने आएंगे तो हमको लड़ना पड़ेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तो कोई भी होगा, अरे चाहे वहाँ तो मान लीजिए पवन सिंह लड़ रहे हैं, पहले उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, यहाँ हमारा प्रचार भी करते थे, वो हमारे लिए हमेशा आते थे, हमारी रैली में आते थे, हमारे रोड शो में आते थे। लेकिन अब जब अगर बीजेपी के अपोजिशन में अगर वो खड़े होंगे और पार्टी का आदेश हो जाएगा तब तो हमको जाना ही पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे, सेकेंड लास्ट सवाल, क्योंकि आप भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए हैं, लगातार आपके गाने आते रहते हैं। चुनाव को लेकर कोई गाना, इस चुनाव को लेकर कोई बनाया गया आपने? हाँ, हम लोगों ने चुनाव में बहुत सारे गाने थोड़ा सा गा के बताते हैं। एक गाना तो यही बनाया कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, मोदी की गारंटी है, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, मोदी की गारंटी है, भारत विकसित देश बनेगा। और आजमगढ़ के स्पेसिफिक कोई? आजमगढ़ के लिए तो हम लोगों ने वही गाना तैयार किया कि आजमगढ़ के बच्चा बच्चा दिनेश लाल यादव के साथ है बा, आजमगढ़ के बच्चा बच्चा निरहुआ भैया के साथ है बा। और ये आजमगढ़ का जो बच्चा बच्चा है ये गाना गा भी रहा है, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं और सुन रहे हैं कि मतलब पूरा आजमगढ़ हमारे साथ है। आखिरी सवाल, अगर आप सांसद बनते हैं, आप पर जनता भरोसा जताती है इस बार फिर से, तो क्या प्लान है, क्या 3-4-5 बड़े काम आप जनता को बताना चाहेंगे जो आप करेंगे? आजमगढ़ में हम लोगों ने नींव रख दिया है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में 5 साल जब हमको मिलेगा तो ये पूरा आजमगढ़ की तस्वीर बदल जाएगी। आजमगढ़ में महायोजना लागू हो गई है। अब जितने बड़े बड़े काम हैं, जैसे आज आप गोरखपुर को देख रहे हैं, बनारस को देख रहे हैं, उस तरह से हम इसको डेवलप कर पाएंगे आजमगढ़ को। आजमगढ़ में हमको तमसा नदी रिवर फ्रंट बनाना है। हमको आजमगढ़ में 2-3 पुल ऐसे हैं जिनको बना करके, और अगर हम कनेक्ट कर दें तो शहर की जितनी भीड़ है वो सब समाप्त हो जाएगी, शहर चमकने लगेगा। और उसके अलावा आजमगढ़ में हमको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना है, क्योंकि हवाई अड्डा पास हो चुका है, अब उसको बनाने की आवश्यकता है। तो वो जैसे ही बनेगा, यहाँ से आप देखेंगे कि मुंबई के लिए, दुबई के लिए, दिल्ली के लिए यहीं से फ़्लाइटें शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा जो हमारा गोरखपुर से एक बहुत बड़ा ब्रिज जो गोला को जोड़ेगा आजमगढ़ से, वो ब्रिज लटका हुआ है। 200-250 करोड़ रुपए उस पर लग चुके हैं, पर उसको नई टेक्निक की वजह से उसका बजट बढ़वाना पड़ेगा, तब वो पूरा हो पाएगा, वो करना है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। हमको आजमगढ़ में नया रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, बन जाएगी तो यहाँ से जो बड़ी बड़ी ट्रेनें हैं वो चलवानी है, वंदे भारत ट्रेन है। क्योंकि देखिए नई ट्रेन और बड़ी ट्रेन वहीं से चल पाती हैं जहाँ उनको सफाई की और धुलाई की व्यवस्था हो, और वो मुझे आते ही पता चला था कि आजमगढ़ में नहीं है, तो उसको हम लोग नया बना रहे हैं। डबल रेल लाइन बन रही है और स्टेशन भी नया बन रहा है, तो यहाँ से बड़ी बड़ी ट्रेनें भी शुरू करानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजमगढ़ का जो
गांव-गांव है। हर गांव में 5 साल मिल गया तब तो गांव-गांव की सड़क और सारी चीज़ें चमका देंगे। 1.5 साल में जब आजमगढ़ की सारी बड़े सड़कें बन गई, आजमगढ़ का सारा बड़ा काम हो गया, तो अब ये जो गांव में बचा खुचा है, ये 5 साल मिलेगा तो पूरा गांव-गांव एकदम चमकने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद निरहुआ जी। तो ये थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद भी हैं, इस बार फिर से प्रत्याशी हैं। अपने तमाम जवाब उन्होंने रखे हमारे सवालों को लेकर। आपको ये बातचीत जैसी भी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए हमारी यात्रा कौन जीत रहा है। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।